जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना था कि स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल फ्रॉम रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री टू स्केप प्लेनर ज्योमेट्री। ये नेक्स्ट डायग्राम आप लोग देखें। तो ये डायग्राम आप लोगों को नजर आ रही है? सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके ओके, स्क्रीन नहीं मैं शो कर सका। जी, स्क्रीन शो हो गई अब। जी सर अब हो रही है। अच्छा, ये अब आप देखें ना, तो इसके अंदर ना हम लोगों ने पहले ये किया हुआ है कि ये आपको आपको पता है कि ये आपका जो है ना, ये नॉर्मल मेटल है फ्री स्टेट के अंदर। और जब इसको लिगेंड अप्रोच करते हैं तो ये इसकी एनर्जी ऊपर की तरफ चली जाती है, स्फीरिकल बॉल में आ जाता है। तब उसको स्टेबल करने के लिए इसकी स्प्लिटिंग होती है। और स्प्लिटिंग ये ऑक्टाहेड्रल का केस है। तो जब स्प्लिटिंग होगी तो ऑक्टाहेड्रल के केस के अंदर आपके जो है ना, दो ऑर्बिटल ऊपर की तरफ चले जाते हैं और तीन ऑर्बिटल आपके नीचे की तरफ आ जाएंगे। यानी कि ये आपका T2G आ जाएगा और ये आपका जो है वो EG है। और इसमें आपकी एनर्जी जो है ऊपर वाली साइड पे वो +0.6 है और नीचे जो है वो -0.4 है। क्लियर होगी ये बात? और ओवरऑल आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस है, जो एनर्जी है, क्रिस्टल फेस स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो डेल्टा नॉट है। फिर उसके बाद कल हमने कहा कि हम उसको क्या करें, जो आपका जी का कंपोनेंट है उसको आप इलोंगेशन की तरफ लेके जाएं। तो जब आप इलोंगेशन की तरफ लेके जाएं, चूंकि जी जो है वो फील्ड से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो जी कंपोनेंट जहां जहां पे होगा उसकी एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? फिर हमने ये कहा कि उसको आप ऐसे करें कि जो जी कंपोनेंट है ना उसको आप निकाल ही दें। यानी कि ये जो जी कंपोनेंट फील्ड से इतना बाहर चला गया कि अल्टीमेटली वो जो है उस कंपाउंड से आपका जो जी का कंपोनेंट है वो रिमूव हो गया। जब जी का कंपोनेंट आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर से रिमूव होगा तो वो आपके पास ज्योमेट्री आ गई स्केप प्लेनर। यहाँ पे आपकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल टेट्रागोनल है। ये वाली जो है ये टेट्रागोनल है। और जब आपने जी उसमें से कंपोनेंट आपका रिमूव किया तो वो आपके पास जो है वो कौन सी ज्योमेट्री आ गई, स्केप प्लेनर। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर स्केप प्लेनर में क्या होगा कि आपका जो एक्स स्क्र वाई स्क्र ये बहुत ऊपर की तरफ चला जाएगा। जी चूंकि आपने फील्ड से बहुत दूर ले गया उसको, तो जी के सारे कंपोनेंट जो उनकी एनर्जी क्या होगी आपकी, डाउन होगी। कि यहाँ पे आपका जी का कहाँ पे है, ये देखिए ये आपका ब्रेस सेंटर है तो इससे ये ऊपर की तरफ है, कहाँ तक है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये बहुत नीचे की तरफ आ गया। और इसी तरह आपका ये जो आपका जी कंपोनेंट यहाँ पे थे ये और नीचे की तरफ आ गया। और एक्स वाई और जो है आपका, या एक्स के वाई के जो है ये आपके कहाँ पे चले गया, यानी कि इनके अंदर आपकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। अब ये आपकी एनर्जी दी हुई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी आपकी +1.23 है। और उसके बाद इसका और इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो +0.23 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो आपके पास आ जाता है। इसमें से आपने जो है ना वो +1.23 के अंदर से ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी इतनी एनर्जी। ये आप देख लें, ये सारे स्टेप बाय स्टेप हर एक जो आपके ऑर्बिटल की वो यहाँ पे एनर्जी बताई हुई है। और ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है स्केप प्लेनर के केस के अंदर, उसको आप देखेंगे ये डेल्टा 1 है आपका। उसके बाद ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेल्टा 2 है और ये आपका डेल्टा 3 है। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है
वो आपके पास आ जाएगी स्केप प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि स्केप प्लेनर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की स्प्लिटिंग शो कर रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसके अंदर आपके पास कितने स्टेप आ रहे हैं? एक ये आ रहा है, ये डेल्टा वन है। उसके बाद एक ये आ रहा है, ये आपका डेल्टा टू है। और एक आपका ये आ रहा है, ये डेल्टा थ्री है। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल एनर्जी स्केल प्लेनर की है वो आ जाएगी। Now, in order to consider the splitting of d orbital in elongated, distorted, octahedral and square planar complexes, we start with the splitting of d orbital in octahedral complexes. ये बात clear होगी class? We have already seen that in octahedral complexes, the energy of xy octahedral के केस के अंदर xy, yz and zx जो यानी कि जो t2 जो orbital is decreased, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्रेस सेंटर से नीचे लिखते हैं। वाइल दैट ऑफ जी स्क्र और एक्स स्क्र वाई स्क्र जो यानी कि जो आपका ईजी ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी आपकी इंक्रीज होती है, और उसको आप क्या कहते हैं, ब्रेस सेंटर से ऊपर की तरफ लिखते हैं। नाउ इन इलोंगेटेड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, since the distance of the trans ligand La ligand यानी कि जो Z का जो कंपोनेंट है is increased from the central metal ion by removing them away along the Z axis, d orbital along the Z axis, that is the Z square orbital, d orbital in YZ plane and d orbital in ZX plane experience less repulsion from the ligand than they do in the octahedral complexes, while the d orbital in the XY experience more repulsion than they do in the octahedral complexes। वो आपका Z का कंपोनेंट हट गया ना, जब Z का कंपोनेंट हट गया तो जो आपका लिगेंड और मेटल जो फेस कर रहे हैं वो XY प्लेन को कर रहे हैं। XY प्लेन को फेस करने की वजह से XY के अंदर रिपल्शन आपकी ज़्यादा आ जाएगी, और डी चूंकि दूर चला गया तो उसकी रिपल्शन आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Consequently, the energy of the z square, yz and zx orbital decrease, while that of xy or xk y square और xy orbital increases। क्लियर हो गया? ये ऊपर मैंने आपको सारा बता दिया। Note that yz and zx orbitals still remain degenerate as they are in the octahedral complex। क्लियर हो गया? एनर्जी इनकी डाउन हो गई है लेकिन ये एक दूसरे के पास ही हैं। In scale planar geometry, the energies of the z square, yz and zx orbital again fall down। ये अब आपने अभी हमने जो देखा, मैंने आपको कहा कि ये आपका z जो है वो बहुत दूर चला गया, तो इसकी इसकी रिपल्शन कम होगी और ये फर्दर जो है मेन ब्रेस सेंटर से नीचे की तरफ आ गया आपके। कौन से? z के जो कंपोनेंट है z स्क्वायर, yz और zx, वाइल दोज ऑफ, चूंकि अब ये जो आपका एक्स वाई जो है ना ये फेस कर गया, अब ये बिल्कुल सामने आ गया, तो इसकी एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दस द स्प्लिटिंग और डी ऑर्बिटल इनटू वेरियस ऑर्बिटल इन स्केप प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस टेक प्लेस एज शोन एट डी, यानी कि जो पिछली हमने वहां पे स्केप प्लेनर के अंदर सारी वो एनर्जी जहाँ पे मैंने कहा कि ये आपका डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री को ऐड करेंगे तो वो आपके पास स्केप प्लेनर की स्प्लिटिंग आ जाएगी। The relative energy order between the various splitted d orbital in scape planar complexes is uncertain, but the order shown in the above figure has been established by d phi configuration from spectroscopic data। अच्छा, उसके बाद ये जो आपके पास एनर्जी की वैल्यू हमने कहा था कि ये डेल्टा इतना आया, ये इतना आया, ये इतना आया, वो सारा मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ये सारा डाटा जो हमारे पास है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से आता है, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही हम ये लेते हैं कि ये कौन सी ट्रांजिशन हुई और कितनी इसकी एनर्जी है। The extent of splitting or d orbital in scape planar complexes depend on the nature of the central metal atom and the ligand। ये पहली बात हमने शुरू से ये डिस्कस कर ली है कि जो डी की स्प्लिटिंग है
वो हमेशा डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि जो आपका मेटल है वो कौन सा है, और जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है वो कौन सा है। कौन सा आपका डी सिस्टम यूज हो रहा है, मीन आपकी मेटल कौन सी यूज हो रही है, और कौन सा लिगेंड यूज हो रहा है, मीन कि आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। सेमी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन फॉर स्केप प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट +2, इनके 3 यहाँ पे D7 है, एंड निकल आपका ये D8 है, और कॉपर आपका जो है Cu+2 जो D9 है, हैव शोन दैट डेल्टा 1 उनका जो है वो क्या होगा, 0, डेल्टा 2 2/3 डेल्टा 0, यानी कि वो 0.66 डेल्टा 0 के इक्वल होगा, एंड डी डेल्टा 3 आपके पास होगा 1/12 डेल्टा 0 या 0.08 डेल्टा 0। ये सारी वैल्यूज है ना, ये जो अभी डेल्टा की वैल्यू आप देख रहे हैं या पीछे हमने डायग्राम के अंदर देखी, ये सारी की सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा से हमारे पास आती हैं। द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग पैरामीटर फॉर एस्केप प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये भी हमने डिस्कस किया कि सबसे ऊपर आपका कौन सा चला जाता है, एक्स स्केयर वाई स्केयर होता है, उसके बाद एक्स वाई होता है, देन आपका जी स्केयर और वाई जी और जी एक्स है। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि ये आपका एक डेल्टा है, ये दूसरा डेल्टा है, और ये तीसरा डेल्टा है। इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है डेल्टा फॉर स्केप प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। तो आप पीछे वाली डायग्राम से देख इनकी वैल्यू को आप ऐड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.74 फॉर स्केप प्लेनर कॉम्प्लेक्स। फॉर द स्केप प्लेनर कॉम्प्लेक्स और प्लाटिनम, यानी कि जो D8 सिस्टम है, और प्लाटिनम जहाँ पे आपका ये 4D8 सिस्टम है, ये आपका 5D8 सिस्टम है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजल्ट हैव शोन दैट स्केप प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू डेल्टा की, फॉर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द सेम मेटल एंड लिगेंड विद द सेम मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ। अब डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ D8 आयन हैविंग स्केप प्लेनर ज्योमेट्री। अब आपके पास ये हमने पहले ड्रा कर ली है स्प्लिटिंग किसकी, स्केप प्लेनर की, यही हमने की है। द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द d ऑर्बिटल इन स्केप प्लेनर फील्ड इज शोन इन द फॉलोइंग। ये जो है, it can be shown that the energy separating the dxy and xk y orbital is exactly delta। ये आप देख लें कि ये जो exactly जो हम करते नहीं ऑक्टाहेड्रल के अंदर के ये डेल्टा है, ये उसके इक्वल आ जाएगी। द separating between the T2g and dj orbital in an octahedral field। क्लियर हो गया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये इतना ही है जितना एक नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्प्लिटिंग का होता है T2g और EG के अंदर है। D8 ions such as nickel, palladium and platinum form scape planar complexes that are diamagnetic। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है कि इनके अंदर कोई भी आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, सारे के सारे आपको क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। वन पे For इलेक्ट्रॉन नहीं the होंगे। orbital energy diagram shown in the above figure, it is easy to say why। ये अब आपके पास आ गया D8 सिस्टम है हमारे पास। D8 सिस्टम के अंदर ये ऑक्टाइडल का केस है। सारे के सारे आप इलेक्ट्रॉन काउंट करें कितने हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे तो कितने, 8 आ गए। ये ऑक्टाइडल का केस है। अब जब ये स्केप प्लेनर के अंदर इसकी सब्सिट्यूटिंग होगी तो आपको पता है कि ये एक्स स्केयर वाई स्केयर है, ये एक्स वाई है, ये जी स्केयर है, ये आपका वाई जी और जी एक्स है। अब ये जो आपके है ना जी का जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है, मतलब दूर का मतलब ये है कि इसकी एनर्जी बहुत ही कम है। जब बहुत ही एनर्जी कम है तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, ठीक हो गया। पहले वाई जी जी एक्स के अंदर आ जाएंगे क्योंकि ये दो डीजनरेट हैं। इसके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर एक इधर चला गया, उसके बाद फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, फिर इधर आएगा। अब जब ये फिल्ड हो जाएंगे तो अगला इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पहले आ जाएंगे, ठीक हो गया, विद अपोजिट स्पिन।
जब दो यहाँ पे आ गए तो और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है कि आपका जो ना वो फिफ्थ वाला जो है वो सेवन्थ वाला इलेक्ट्रॉन आए, तो सेवन्थ वाला इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ पे चला जाएगा, जो आपका एक्स वाई का कंपोनेंट है वहां पे। ये हाई एनर्जी के ऊपर है आपका। ये जो है इनकी एनर्जी बहुत कम है। ये जो आपका जहां जहां पे आपका जी कंपोनेंट है उसकी एनर्जी बेटा जी बहुत कम है। पहले ये फील्ड हो गया, फिर उसके बाद आपका ये हायर एनर्जी स्टेट के ऊपर चला जाएगा। अगर आप इसको देखते हैं स्केप प्लेनर कॉम्प्लेक्स चेन के जहाँ पे आपका D8 सिस्टम है, उसको अगर आप ऑक्टाहेड्रल के अंदर देखें ना तो वो आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अगर इसको हम डिस्कस करें स्केप प्लेनर के अंदर, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हुए हुए हैं। 8 electron can pair in the 4 orbital of lowest energy, leaving the xk y square available to form a set of dsp2 hybrid orbital। क्लियर हो गया। अब ये जो अगर हम जो मैं इसमें हमने कहा कि जो आपका स्केप प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना, उसके अंदर जो हिब्रिडाइजेशन है वो आपकी dsp2 है। तो अब ये जो आपका एक ऑर्बिटल है ना इसके अंदर, ये आपका क्या हो गया, वेकेंट रह गया। अब ये वेकेंट जो ऑर्बिटल है ये हिब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ये हमने पहले भी बात डिस्कस की है कि हिब्रिडाइजेशन से पहले जो है वो डी ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी हो जाते हैं या एम्प्टी कर दिए जाते हैं, या उसका एम्प्टी होना जरूरी है। क्योंकि जब उसको लिगेंड अप्रोच करेगा तो लिगेंड ने तो अपने इलेक्ट्रॉन उसको देने हैं। लिगेंड आपका जो है या तो पॉइंट चार्ज है, मीन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या फिर उसके ऊपर डाइपोल है। क्लियर हो गया। या फिर उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। इन सब सिचुएशन के अंदर क्या है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। If the difference in energy between the xy or x square y square is not sufficient to force electron pairing, all of the d orbital are occupied, and a complex having a four bond would be expected to utilize sp3 hybridized orbital, which would result in a tetrahedral structure। ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। इनके अंदर जो है वो आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा एनर्जी का। हमने पहले ही कह दिया है कि ये जो है एक्स स्क्र वाई स्क्र और एक्स वाई के अंदर जो ये जो डिस्टेंस है एनर्जी का वो डेल्टा नॉट के इक्वल है। यानी कि उतना डिस्टेंस है जितना यहाँ पे है T2G और EG के अंदर है। इसलिए फिर आपका ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके यहाँ पे नहीं जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे जाए तो इसकी नेचर ही आपकी चेंज हो जाए, ये स्केप प्लेनर से टेट्राहेड्रल की तरफ चला जाएगा। लेकिन जी ऐसा नहीं होता। क्लियर। क्लियर ये आपकी DSP2 हिब्रिडाइजेशन यहाँ पे और फिर वो आपकी कौन सी हो जाएगी, sp3, जो जी कि एस ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। The fact that scape planar D8 complex such as nickel cyanide का जो है are diamagnetic is a consequence of the relative large energy difference between the xy or x square y square orbital। The जी following जी example shows an experimental means other than single crystal axis diffraction by which scape planar and tetrahedral D8 complexes can be distinguished। ये जो आपके पास ये एग्जांपल अब आपके पास फर्स्ट अब आ गई। ठीक है। तो द D8 कॉम्प्लेक्स आपका निकल और निकल क्लोराइड का, निकल साइनाइड का और निकल क्लोराइड का आर स्केप प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। ये जो आपका निकल का है ये आपका कौन सा होगा, स्केप स्क्वायर प्लेनर, प्लेन और क्लोराइड का आपका कौन सा, टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। अब हमने ये देखना है, कंसीडर द स्प्लिटिंग डायग्राम शोन इन द फॉलोइंग। ये हमने पहले डिस्कस की हुई है कि ये आपके ऑक्टाहेड्रल की है, ये आपके कौन सी है, स्क्वायर प्लेनर की है आपके स्क्वायर पास, प्लेन सॉरी टेट्राहेड्रल की। ये आपकी टेट्राहेड्रल की ऑक्टाहेड्रल की और ये आपकी कौन सी है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल की है। ये हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने जो ये ऑक्टाहेड्रल है। जी सर एक मेन पॉइंट ये था कि हमारे पास जो
जब इनर और आउटर ऑर्बिटर इन्वॉल्व होते हैं टेट्राहेड्रल में, तो हमारे पास दो शेप बन रही होती है, एक स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल। ठीक है। हम्म। और जब ऑक्टाहेड्रल की हम बात करते हैं उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही शेप बनती है, चाहे इनर ऑर्बिटल इस्तेमाल हो या आउटर ऑर्बिटल इस्तेमाल हो। यस। यस। अच्छा। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक उसके ऑक्टाहेड्रल के अंदर बेटा केस ये है ना कि उसके अंदर आपके जो है ना 6 इलेक्ट्रॉन आपके वो 6 आपका यू। लिगेंड लिगेंड अटैच होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और जी। जी, तो उसमें आपका हाई और लो स्पिन का केस आ जाता है। अच्छा। ठीक हो गया। ठीक हो अगर गया। हम दूसरा देखें ना आपका जो है वो टेट्राहेड्रल का, तो जी जी। टेट्राहेड्रल के अंदर हमने ये बात कही है कि उसमें आपका जो है ना वो हाई स्पिन ही बनते हैं, लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनते। उसकी रीजन हमने कल ये बताई थी कि जो आपका ब्रेस सेंटर से टी टी का और ई का जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है। जी जी। ठीक है। जी उनका जी। डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होता। और जी दूसरी तरफ अगर हम चले जाए ना स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर आप ये देखें कि जो जी का कंपोनेंट है वो फील्ड से इतना ज्यादा दूर चला जाता है कि उसकी एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है। और हम उसको यही कहते हैं कि ये जो तीनों आपके जो है जी के जो कंपोनेंट है ये ऑलमोस्ट डीजेनरेट हैं। दो तो ठीक है। हैं ही है ना, हम थर्ड को भी कह देते हैं कि वो तीनों ही ऑलमोस्ट डीजनरेट है। जब हम्म। तीनों ऑलमोस्ट डीजनरेट हो गए तो ये तो बिल्कुल नीचे की तरफ आराम से बैठ गए। और इसका ठीक हमने है। कह दिया कि ये जो कंपोनेंट है इसका जो आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला है, जी इसका जी। जो आपका डिस्टेंस है वो इतना ही है जितना इनके दरमियान में है, ठीक है। आपका हिडल के केस के अंदर है। ठीक हो यानी गया। कि जो जी जो है, चाहे वो अलॉन्ग द एक्सिस या बिटवीन द एक्सिस है, उसके इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो रहे हैं, और जो दूसरे वाई उसकी वाले हैं वो बाद एनर्जी में हो जाएंगे। बेटा उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, उसकी एनर्जी ही बहुत कम होगी। हम्म। वो डायरेक्ट लिगेंड को फेस ही हम्म। नहीं कर रहा। जब जी लिगेंड को बेहतर। वो डायरेक्ट फेस ही नहीं कर रहा, डी जो हम्म। अजीज जो है आपका कंपोनेंट लिगेंड को डायरेक्ट फेस ही नहीं करेगा तो उसके अंदर रिपल्शन ही नहीं होनी। जी बेहतर। रिपल्शन तो उसके लिए ना, प्रॉब्लम तो उसके लिए है वो जो डायरेक्ट लिगेंड को फेस करेगा, जहां पे रिपल्शन ज्यादा हो जानी है। जी स्केप बेहतर। मेरे के केस के अंदर आपका जो है ना, एक मिनट है, ये आपका है ना, ये मैं स्केल बना दिया, सही जी तो नहीं स्केप बना। प्लानर बन ठीक गया है है ना। सर, ठीक है, तो ठीक है, ये समझ आ रही। आपका y है, ये आपका x है। जी ठीक हो जी। गया। अब ये जो z है आपका यहाँ पे जो ऊपर नीचे है, ये बहुत दूर चला जाता है, बहुत ही दूर चला जाता है। तो जब जी जी। लिगेंड इसको अप्रोच कर रहा है तो लिगेंड इसको फिर फेस नहीं करेगा, यानी कि ये जो z है ये लिगेंड को फेस नहीं कर रहा। ठीक जब है। लिगेंड को ये फेस नहीं कर रहा तो उसकी एनर्जी जो है वो बहुत कम होगी। ठीक हो ठीक गया। हो गया। अब लिगेंड जी जी। आपका यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गया। जब ये लिगेंड इसको फेस कर रहे हैं, ये एक्स वाई और ये आपका एक्स और वाई लिगेंड को फेस कर रहे हैं, तो इनके जी अंदर जी। रिपल्शन ज्यादा है। जब इनके अंदर ठीक। रिपल्शन ज्यादा होगी तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर की तरफ चला जाएगा और फिर आपका ये एक्स वो एक्स वाई नीचे की तरफ आ जाएगा और जी के रिपल कंपोनेंट आराम से ये यहाँ पे आ जाएंगे। आपका ठीक, एक रिपल ये ब्रेस सेंटर था, फिर उसके जी दरमियान आपका ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखें ना कि इस ब्रेस जी। सेंटर में इनके दरमियान में फासला इतना ज्यादा नहीं है, इतना डेल्टा नहीं है। इनका जी जो जी। डेल्टा है, ये वाला जो डेल्टा है, उसने कहा कि ये आपका ऑक्टाहीड्रल के इक्वल हो जाता है। तो जी ऑक्टाहीड्रल बेहतर। का मतलब ये है कि इसमें डेल्टा की वैल्यू अच्छी खासी आ जाती है आपके पास। जी अच्छी खासी आ सर जाती फिर है उसमें। सर फिर तो पॉइंट ये 10 आ शेप रही जो थी। है ना स्क्वायर प्लेनर बाई पैरामिडल बन रही है ना, उस लिहाज नहीं बेटा, नहीं क्या हो गया आपको, बाई पैरामिडल कहाँ से आप लेके आ गई। से। सर ये जो जी कंपोनेंट है मतलब ये काफी दूर चला जाएगा, फिर इसको सेटिस्फाइड कौन करेगा? लेकिन तो मेरी बात सुन, वो आपका जी है लेकिन ऐसे ही है कि ना होने के बराबर है।
बेसिकली सर यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि रिपल्जन होने की वजह से ना जी दूर चला गया है और अरे जी की एनर्जी उसमें कम। रिपल्शन आपकी जो जी है उसको तो आपने बहुत ज्यादा इलोंगेशन की तरफ कर दिया ना। जी जी ऐसे ही है। तो जब उसको हमने फील्ड से बाहर ले गए, उसकी जी जी रिपल्शन ही नहीं है। उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ फीलिंग हो जाएंगी और एक्स जब वाई हम में उसको एनर्जी फील्ड ज्यादा। से बाहर ले गए और जी हमने जी कहा कि उसके दरमियान जो डेल्टा की वैल्यू जो है वो बहुत कम होगी, तो इसका मतलब ये है कि उसकी रिपल्शन ही बहुत कम है, उसकी एनर्जी ही बहुत कम होगी। जी जी सर समझ आ गई। ये आगे कहाँ से सर। लेके आ गया स्क्वायर पिरामिडल, मैं तो हैरान हो गया ये सुन के इसकी बात। ये सर स्क्वायर सुबह पिरामिडल आ गई। सुबह सुबह का टाइम है ना, आंखें भी खुली हो गई। नहीं, थोड़ा सा बेटा हम्म, ध्यान से बात को सुनो। अच्छा, अब यहाँ पे अब आपका आ गया कि ये आपका कॉम्प्लेक्स है। दो हमने कॉम्प्लेक्स डिस्कस करने हैं। एक आपका निकल का साइनाइड के साथ है और दूसरा निकल का क्लोराइड के साथ है। क्लोराइड के साथ। अब अगर आप इसको देखें ना, तो इसमें आपका जो लिगेंड है ना वो स्ट्रॉन्ग है, जी ऐसे और ही है। इसमें जो आपका लिगेंड है वो कौन सा है? वीक है। ठीक है। जब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये फर्स्ट डे से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जब जी चार लिगेंड अटैच होंगे, यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और चार लिगेंड उसके साथ अटैच हैं। जी ठीक जी है। और चार लिगेंड अगर अटैच हैं और वो जो चारों लिगेंड आपके हैं कौन से? स्ट्रॉन्ग फील्ड के, तो वो जी जी पास करेंगे स्केप प्लेनर की। और बिल्कुल ऐसे ही है अगर सर। वो चारों लिगेंड आपके वीक हैं तो फिर वो टेट्राहेड्रल। स्प्लिटिंग आपकी काज करेंगे टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल जी अब जी। ये बात यहाँ पे जस्टिफाई आपकी हो गई। क्लियर जी हो जी गया? समझ आ क्लियर। गई ये बात? जी जी आगे। अब ये द 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द डी ऑर्बिटल एज। अब इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो आपके है ना, ये तीन ऑर्बिटल ये ऑलमोस्ट डीजनरेट है। तो इनके अंदर दो दो जी जी इलेक्ट्रॉन पहले आ जाएंगे और फिर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। तो निकल जी का जी साइनाइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आपका होगा डायमैग्नेटिक। और ये जो क्लोराइड के साथ है, पैरामैग्नेटिक। क्लोराइड के साथ पैरामैग्नेटिक। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आपका हम नहीं कहते कि ये हाई स्पिन है या लो स्पिन के कॉम्प्लेक्स है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे ठीक आप है। देखें इनके ये आप इनका जो है वो ब्रेस सेंटर है, ये वाला ब्रेस जी सेंटर है, और ये जी जी यहाँ से यहाँ तक जाता है। अब ये जी जो ब्रेस सेंटर है इसमें इनका फासला देखें कि बहुत कम है। पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 एक एक आएगा हर एक के अंदर, फिर उसके जी बाद जी अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया और फिर यहाँ पे चला गया। हमारा ठीक। सिस्टम ही ये D8 है, तो ये आपके जी जी 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए, और ये जी दो जो ऐसे। है आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इसकी वजह से क्लोराइड का जो है वो पैरामैग्नेटिक करैक्टर होगा। जी ठीक है। क्लियर हो गया? बात समझ आ यानी गई? कि इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि हम ऑक्टाहेड्रल में तो हाई स्पिन या लो स्पिन की बात करते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल में ऐसा हम इसको कंसीडर नहीं करते। ऐसे ही सर। यही बात तो कल से कह रहा हूँ, ये बात तो जी मैंने कल से बेहतर। कही है। जी बेहतर। ये बात हमने क्लियर लिखी भी हुई है इसके अंदर, जो कल वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है। क्लियर हो। जी। अब हम आ जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी कि जो डेल्टा है उसको जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज ऑन द मेटल आयन, यानी कि नेचर ऑफ मेटल के टाइम जो है वो अफेक्ट करती है। इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन अ मेटल आयन हैज टू इफेक्ट रेडियस ऑफ द मेटल आयन डिक्रीजेस। अगर उसके ऊपर चार्ज बढ़ रहा है ना, यानी कि अगर हम्म, जैसे आपका आयरन है ना Fe2 से Fe3 के अंदर जाता है, तो क्या होगा कि रेडियस ऑफ द मेटल आयन डिक्रीज हो गया। जी जी नेगेटिवली इलेक्ट्रो चार्ज मोर इलेक्ट्रो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो अट्रैक्टेड टू इट। ठीक हो गया? जी कि जब जी जी रेडियस ऑफ द मेटल आपका डिक्रीज हो गया तो नेगेटिव चार्ज लिगेंड आर मोर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू इट। समझ आ गई कि रेडियस आपका डिक्रीज हो जी जाएगा जब चार्ज बढ़ता है, तो लिगेंड क्या जी करेंगे? स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे। बोथ फैक्टर डिक्रीज द मेटल लिगेंड डिस्टेंस। अंडरस्टूड है कि जब मेटल ने लिगेंड को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, विच इन टर्न कॉजेज द नेगेटिव चार्ज लिगेंड टू अट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली विद द
d orbital. Consequently, the magnitude of delta increases. अब ये इंक्रीजेस क्यों होगा? क्योंकि उसके दरमियान रिपल्शन ज्यादा हो गई है। जी जी ठीक हो गया? Increases as जी the charge on the metal ion increases. बात समझ आ गई? जी Typically, आगे। delta naught for a tri-positive ion is about 50% greater than the देन dipositive डाइपोल ion of the same ठीक हो metal. अगर सेम मेटल है +2 से +3 की की तरफ आप जाते हैं, डाई पॉजिटिव से ट्राई पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो 50% आपका जो है वो डेल्टा इंक्रीज होगा। फॉर इंक्रीज हो एग्जांपल जाता है। फॉर वेनेडियम, ये आपके पास है +2 के अंदर आपका ये है, 11 ठीक हो गया पॉइंट डेल्टा जो है, जी और जी +3 के अंदर आपका जो डेल्टा है वो ये आपके हम्म, पास आ जाएगा। जी क्लियर है? जी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% का इंक्रीज हो गया। The influence of this factor can also be studied under the following 4 heading. कैसे? ये अब आपका है different charges on the cation of the same metal. Different charges, अब ये आपके देख लें कि ये आपका +2 है, ये +3 है, ये +2 है, ये +3 है। यहाँ पे ये आपका 3d6 है और ये आपका 3d5 सिस्टम है। इसको पहले आप देख लें। तो इसमें आपका क्या है कि चार्ज बढ़ा, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होगी। तो क्या हुआ कि डिफरेंट चार्जेस ऑन द केटाइन, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 ऑन द जी जी ऑफ द सेम मेटल, तो डेल्टा आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो इंक्रीज रहा हो है। रहा ये बात आपने पीछे कही है। है फिर जी ऐसे उसके ही है। बाद आगे हम कहते हैं कि डिफरेंट चार्जेस ऑन द केटाइन ऑफ डिफरेंट मेटल, ये आपका केस है। यहाँ पे लिगेंड आपके सेम है, तो ये +2 है और ये आपका +3 है। यहाँ पे भी जी क्या हो रहा है कि चार्ज इंक्रीज हुआ, तो डेल्टा की वैल्यूज जो है वो आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। सर ये नेक्स्ट अब ऊपर आपका आ जाता है सर ये मिस प्रिंटिंग तो नहीं है ऊपर ये वाली? कौन सा? ये अपने विलिडियम में लिखा हुआ है और क्रोमियम में लिखा हुआ है। जी बिल्कुल 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 ऐसे। यहाँ ऊपर हेडिंग देखिए ना, डिफरेंट अच्छा चार्ज ऑन द केटाइन और डिफरेंट मेटल, मैंने डिफरेंट मेटल का कहा है। अच्छा अच्छा पीछे हमने कहा था कि सेम मेटल के ऊपर डिफरेंट चार्ज होगा, अच्छा यहाँ ठीक है पे ठीक हमने कहा कि चार्ज जो है वो डिफरेंट भी डिफरेंट होगा और डिफरेंट और मेटल के ऊपर होगा। मेटल भी डिफरेंट हो गए। ठीक है ठीक जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आप बात करते हैं कि सेम चार्ज, ये देखें चार्ज सेम है, मेटल आपकी डिफरेंट है, बट द नंबर ऑफ ठीक डी इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट का मतलब क्या कि आपकी मेटल डिफरेंट हो जाएगी। ये आप ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन जी सर, ऑटोमेटिकली मेटल चेंज खत्म हो होगी गया। तो आपका इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल ये सर वो यहाँ तो पे आपका ऑटोमेटिक 3d7 है और ये 3d8 है, तो यहाँ 8 पे है फिर चार्ज आपका सेम है, लेकिन आप देख लें कि आपकी डेल्टा की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। चेंज क्लियर हो हो गया? रही है। जी जी The identity of the metal. The crystal field splitting is about 50% greater for the second transition series compared to the first, whereas the third series is about 25% greater than the second. यानी कि डेल्टा फॉर सेकंड क्या होगी, 50% ग्रेटर होगी फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन, और जी जी डेल्टा फॉर थर्ड ट्रांजिशन के लिए क्या होगा, 25% ग्रेटर देन फॉर द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ये अब आपके पास एग्जांपल दी हुई है कि देयर जी इज अ स्मॉल इंक्रीज इन द क्रिस्टल फेज स्प्लिटिंग अलोंग ईच सीरीज, कि आपके पास डेल्टा 3d है, डेल्टा जो है वो 3d का है, फिर उसके बाद डेल्टा 4d है, देन आपका डेल्टा 5d है। ये आपके पास एग्जांपल दी हुई है कि अब आप यहाँ से 3 से आप बढ़े, तो यहाँ पे आपका ये डेल्टा है, आप 4 पे गए जी डेल्टा बढ़ गया, आप 5 पे गए तो डेल्टा बढ़ गया। ये यहाँ पे यहाँ तक आए आप, ये यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये आपका अबाउट 50, यहाँ से यहाँ तक आप आए तो अबाउट 25% इंक्रीज है। जी क्लियर हो ऐसे ही है। गया? क्लियर समझ हो आ गई? The जी oxidation state of the metal, generally the higher the oxidation state of the metal, greater the crystal field splitting. स्प्लिटिंग Oxidation state क्या होती है? उस पे जो चार्ज जो है वो चार्ज +2। होता है, और ये बात हम पहले ही डिस्कस कर रहे हैं कि जी जब जी चार्ज ज्यादा होगा
तो उसके ऊपर क्या होगा, सेपरेटिंग ज्यादा होगी। सेपरेटिंग ज्यादा होगी ठीक तो हो फिर गया। फिर डेल्टा आगे की है वैल्यू ज्यादा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द मेटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द मेटल यही है कि यहाँ पे आपका जो है वो 3D है, 4D है या 5D है, यही है ना। ओके। 3D जी और 4D यही आपके क्वांटम नंबर कहलाते हैं, और यही जी बात हमने डिस्कस कर ली है कि जी ये जी आप जी सर। अगर यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं तो ये 50% है, और ये आपका 25% है इंक्रीज। ये जी जो आपके, ये चीज क्लियर हो गया, प्रिंसिपल जी क्वांटम नंबर ऑफ द मेटल। जी क्लियर है। देन द नंबर ऑफ द लिगेंड। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज ग्रेटर फॉर अ लार्जर नंबर ऑफ लिगेंड। उसकी रीजन ये है कि उनके अंदर जो आपकी रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी। जी जी ठीक है ना। अगर आपके पास 2 लिगेंड है तो वो तो आराम से 180 के एंगल पे जाके बैठ गए। जी जी। अब अगर आपके पास 3 लिगेंड है तो उनमें थोड़ी सी अब स्ट्रेन रिपल्शन होगी, 4 और आ वो गए ट्राई। तो ज्यादा होगी, और जब 6 हो जाएंगे तो उसके अंदर फिर आपकी बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी। जी ठीक हो ऐसे गया। ही है। इफ जी जी डेल्टा आपका जो है ग्रेटर है तो लार्जर नंबर ऑफ लिगेंड, यानी कि अगर लिगेंड ज्यादा है तो आपका डेल्टा जो है वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल डेल्टा फॉर octahedral complexes, the splitting for 6 ligand in an octahedral environment is much greater than delta for tetrahedral, the splitting for 4 ligand in a tetrahedral environment। 6 ligand के लिए आपका डेल्टा शुड बी लार्जर, और 4 ligand के लिए आपका डेल्टा शुड बी स्मॉल। और बात समझ आ गई ये? जी आ गई सर, समझ आ गई। ओके जी। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड अटैच ज्यादा होंगे उतना हाँ उनकी जी। डेंसिटी द ज्यादा होगी। नेचर ऑफ द लिगेंड, ये बात हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। नेचर जी ऑफ जी द लिगेंड तो हमने शुरू से ही डिस्कस की, और आज भी हमने इसी को देखा है कि जी अगर जी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो सेपरेटिंग बहुत ज्यादा काज करता है, यानी कि डेल्टा उसका ज्यादा होता है, और जो वीक जी होता है उसमें आपका डेल्टा कम होता है। अभी हमने इसके अंदर जो देखा है कि अगर आपका लाइक साइनाइड है तो 4 साइनाइड निकल के साथ अटैच है, लेकिन ये लिगेंड आपका क्या है, नेचर लिगेंड की क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। तो इसने क्या किया, स्केप ने ज्योमेट्रिक कास्ट की। और अगर आपका लिगेंड क्लोराइड था निकल के साथ तो ये क्लोराइड आपका क्या है, वीक है, तो इसने क्या जी जी किया, वो टेट्राहेड्रल की तरफ ले गया। तो नेचर ऑफ बिल्कुल। द लिगेंड भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जनरल गाइडलाइन फॉर ऑर्डरिंग द लिगेंड, यहाँ तक कोई बात आपने पूछनी है तो बताएं। सर समझ आ रही है सारी। वैसे एक द नोट बड़े जनरल नोट गाइडलाइन करने। फॉर ऑर्डरिंग द लिगेंड इज कि लिगेंड को ऑर्डर करने के लिए आपका पहले हेलाइड आएगा, देन ऑक्सीजन डोनर होगा, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, और एंड पे आपका कार्बन डोनर। Thus for a कार्बन डोनर। particular metal ion, it is the ligand that determines the value of the crystal field splitting। अंडरस्टूड है, हमने पहले दिन से ये बात की है कि जो स्प्लिटिंग है ना आपकी, वो लिगेंड से ही है कि लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। यही बात ऐसे ही हम है। शुरू से कर रहे हैं ना कि लिगेंड ही डिटरमाइन करेगा कि आपकी स्प्लिटिंग जो है वो कम है या ज्यादा है। क्लियर होगी बात, समझ आ गई? जी जी है। Consider the D6 iron 2 ion. According to crystal field theory, there are the 2 spin possibility. High spin with 4 unpaired electron। आपको पता है कि D6 है ना, तो D6 का मतलब क्या है। अब हम सपोज कर लेते हैं हाई स्पिन। हाई स्पिन के अंदर क्या होगा बेटा जी, आपका चूंकि ये जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 जी इनके दरमियान हाई स्पिन के अंदर आपको पता है कि डिस्टेंस कम होता है। जब कम होगा जी तो आपके पास हैं कितने, 5 ऑर्बिटल, हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन गया, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 हैं, तो एक के अंदर एक पेयर हो गया, नहीं कि एक 4 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास आ अनपेयर गए। होंगे। और और एक दूसरी पेयर होगा। साइड पे अगर आप 6 की बात करेंगे तो 6 आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना, 2 स्पिन के अंदर T2G के अंदर आ जाएंगे। ठीक हो गया। विद जी 4 unpaired जी electron and low spin with all electron paired, we find that जी the hexa aqua iron 2 ion possess 4 unpaired electron, क्योंकि यहाँ पे आपका लिगेंड जो है वो वीक है। ठीक है, जी है। वीक है
ये आपका हाई स्पिन की तरफ जाएगा और इसके अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। द वाटर लिगेंड बीइंग लो इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज produces a small delta OCT, hence the electron adopt a high spin configuration. कन्वर्सली आपका दूसरे साइड पे अगर आप देखें तो ये आपका साइनाइड है, ये चूंकि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करेगा, आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स करेगा और इसमें आपका जो डेल्टा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके नीचे की तरफ आ जाएंगे और पेयर अप हो जाएंगे और ये आपका कौन सा आ जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। The value of delta listed in the following table, ये जो भी नेक्स्ट पेज पे आपके पास दिया गया है, let's state the effect of the charge on the metal ion, the principal quantum number of the metal and the nature of the ligand। क्लियर हो गया, समझ आ गई ये जो चीज आपके पास है। अब आज आ जाता है आगे कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। कलर और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक मैंने आपको जस्ट टाइटेनियम का बताया है कि जंपिंग है ना इलेक्ट्रॉन की E2D से ED की तरफ जब ये जंप करता है तो ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है। जब ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करके ऊपर जाता है और फिर वापस आएगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमें डिफरेंट कलर के फॉर्म में नजर आती है। The striking color exhibited by transition metal complexes are caused by excitation of electrons from a low energy d orbital to higher energy d orbital, which is called a dd transition. For a photon to affect such a transition, its energy must be equal to the difference in energy between the two d orbital, which depend on the magnitude of delta, जो आपका डेल्टा नॉट है। क्लियर हो गया? ये फिगर जो शो कर रहा है a dd transition, in a dd transition an electron in one of the T2G, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना T2G से जंप करके EG के अंदर गया हुआ है। of an octahedral complex such as this absorb a photon of light with energy equal to delta naught। अच्छा, ये इतनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा तो ऊपर जाएगा, यानी कि जो इनके दरमियान डिफरेंस है ना ये डेल्टा का, इतनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज यानी कि एनर्जी इसको वो ऊपर ओवरकम होगी तो ये ऊपर जंप करेगा, अदरवाइज नहीं ये हो सकता। जी ऐसा ही है। Absorption of an absorb a photon of light with energy equal to which causes the electron to move in to an empty or singly occupied orbital। अब ये जो उसने कहा ना empty or singly occupied, यहाँ पे तो है ही empty, लेकिन अगर यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन होता और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होता तो अंडरस्टूड था कि ये यहाँ पे आएगा विद अपोजिट स्पिन। ये अब हमने प्लस हाफ के साथ शो करवाया है, जो यहाँ से जंप करके ये वाला जो यहाँ से जंप करके ऊपर की तरफ गया है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे होता तो ये माइनस हाफ के साथ हो जाना था, यानी कि इसकी स्पिन जो है वो अपोजिट हो जानी थी। ऑपोजिट। The color we observe when we look at an object or a compound is due to light that is transmitted or reflected on not light that is absorbed। जो ऑब्जॉर्ब होगी वो नहीं है, बल्कि जो ट्रांसमिट हो रही होगी, जो रिफ्लेक्ट हो रही होगी ना, वो हमें कलर नजर आता है। and that reflected or transmitted light is complementary in color to the light that is absorbed. Thus a green compound absorb light in the red portion। ठीक है, अब ये रेड है ना, ये ग्रीन है, मतलब ये अब्जॉर्ब हो रही है, हमें नजर आ रही है, वाइस वर्सा। और अगर ये अब्जॉर्ब होगी तो ये हमें नजर आएगा, यानी कि अगर ग्रीन अब्जॉर्ब हो रही है तो हमें रेड नजर आएगा, और अगर रेड अब्जॉर्ब होगी तो वो हमें ग्रीन नजर आएगा। इसी तरह हर एक का है ये सारे। अच्छा, ये आगे मैं आपको ना फर्दर इसका दिखाऊंगा कि ये और भी इसके अलावा जो हमें कलर नजर आते हैं ना, वो क्यों नजर आते हैं। ये तो एक कुछ कलर यहाँ पे दिए हुए ना, और बाकी कलर जो हमें नजर आते हैं वो क्यों नजर आते हैं, वो मैं आपको फर्दर आगे जाके ना एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक हो गया, ये बातें वही लिखी हुई हैं कि वो क्यों आपको कलर आएगा, कि चूंकि वो अब्जॉर्प्शन उसके अंदर होगी और वो ऊपर जाएगा, फिर आपका वो नीचे की तरफ आएगा, एनर्जी रिलीज होगी तो वो आपको कलर नजर आएगा। ये सारी बातें इसके अंदर यही लिखी हुई हैं। ये उसमें कुछ दिया हुआ है कि ये आपका जो है रॉबी जो है ये रेड कलर का क्यों आता है,
एमरल्ड या ज़मुर्द जो है ये आपका इस तरह ग्रीन कलर का क्यों होता है? इसकी रीज़न ये होती है कि ये जो आपके पास ये जो होते हैं ना स्टोन जितने भी हैं, इनका ना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। मेरे ख्याल यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है, मैं इसको आपको बताता हूँ। यहाँ पे इनका ना एक स्पेसिफिक क्रिस्टल लेटस होता है। उस क्रिस्टल लेटस के अंदर ना ट्रांजिशन मेटल ट्रैप हुई होती हैं। जब ट्रांजिशन मेटल ट्रैप होती है ना, तो उसके अंदर डिफरेंट ट्रांजिशन होती रहती हैं। उस डिफरेंट ट्रांजिशन की वजह से ये कलर नजर आता है। हमने यही बात की है ना कि ट्रांजिशन हो रही है, नीचे से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो आपको कलर दे रहा है। और वो कलर आपका कोई ऐसे तो नहीं है, वो ट्रांजिशन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जंप है। लिगेंड के अंदर ये ट्रांजिशन नहीं है। ये ट्रांजिशन आप हमेशा याद रखें कि आपका जो मेटल है उसके डी सिस्टम के अंदर हो रही है ट्रांजिशन। रिलेटेड कॉम्प्लेक्स विद वीक यहाँ पे है। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड व्हाई एमरल्ड एंड रॉबीज हैव सच डिफरेंट कलर इवन बोथ contain chromium in an octahedral environment provided by 6 oxide ion। ठीक हो गया? ये क्रोमियम होता है और उसके अंदर ऑक्साइड आयन लगे होते हैं साथ जो है ना। Although the chemical identity of the 6 ligand is the same in both cases, chromium oxide distance are different because the composition of the host lattice are different। Aluminium oxide in Robbie's, ये जो रॉबी है आपका, उसके अंदर जो लेटेस बना हुआ है ना, वो आपका किसका है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है। एल्यूमिनियम जबकि ऑक्साइड का। एमरल्ड के अंदर आपका क्या है? लेटेस इस चीज का बना होता है। अब ये आपका क्या हो गया? लेटेस चेंज हो गया, और लेकिन है उसके अंदर क्रोमियम आपका जो है वो ट्रैप हुआ। ठीक हो गया? तो अब चूंकि ये भी मेटल आपकी आ गई, इसकी भी एल्यूमिनियम की भी ट्रांजिशन होनी है इसके अंदर, एमरल्ड के अंदर। रॉबी के अंदर जस्ट आपका ये जो है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसकी ट्रांजिशन आपके पास है। यहाँ पे आपके पास जो एल्यूमिनियम की आ जाएंगी, डिस्टेंस चेंज होगा। इन रॉबी द क्रोमियम ऑक्साइड डिस्टेंस relatively shorter because of the constraint of the host lattice, which increases the d orbital ligand interaction and make delta relatively larger। Consequently, Robbie absorbs green light and the transmitted or reflected light is red। ये हमने पहले ही कहा कि अगर वो ग्रीन करता है तो वो रेड नजर आ जाएगा हमें। Which gives the gem its characteristic color। In emerald, the chromium oxide distance are longer। वहां पे आपका कौन सा आ जाएगा? शॉर्टर था, और यहाँ पे आपका क्या है? लॉन्गर है। ड्यू टू रिलेटिवली लार्ज आपका जो लेटेस है सिलिकेट रिंग जो है, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज द d ऑर्बिटल लिगेंड इंटरेक्शन एंड अ स्मॉलर डेल्टा। देख रहे डेल्टा आपका चेंज हुआ है। ठीक है, डेल्टा आपका चेंज हो गया तो ट्रांजिशन की वैल्यू चेंज होगी। पर सेंटीमीटर जो हम वैल्यू कह रहे थे कि ये ट्रांजिशन की ये आई, तो डेल्टा चेंज हुआ तो ट्रांजिशन चेंज होगी। जब ट्रांजिशन चेंज होगी तो ऑब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड कलर आपका चेंज हो गया। ठीक हो गया? Consequently, emerald absorb light of a longer wavelength, which gives the gem its characteristic color। जो आपके पास आ जाएगा emerald जो है वो green color है। It is clear that the environment of the transition metal ion, which is determined by the host lattice, dramatically affect the spectroscopic properties of a metal ion। क्लियर हो गया? स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पता क्या था? कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर है। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है ना कि आपकी रेडिएशन उसके ऊपर पड़ रही है, उसके ऊपर पड़ रही है, उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया? तो ये है तो रेडिएशन है ना, जो आपके मैटर आपका यहाँ पे क्या है? जो आपका लेटेस है। क्लियर हो गया? जो आपकी क्रिस्टल है उसके साथ इफेक्ट कर रहा है। क्लियर होगी बात? समझ आ रही? तो ये आगे तो ये वैसे प्राइस वगैरह है कि ये जेमस्टोन वगैरह जो उनकी प्राइस वगैरह क्या होती है। अब लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम देखते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज सरप्राइजिंगली यूजफुल व्हेन वन कंसीडर इट्स सिंपलिसिटी। हाउएवर इट हैज लिमिटेशन। ठीक है? CFT consider only the metal ion d orbital and gives no consideration at all to other metal orbitals such as sp,
ऑर्बिटल एंड लिगेंड पाई ऑर्बिटल। हमने जहाँ पे जस्ट कंसिडर किया क्या कि डी ऑर्बिटल जो मेटल का है उसको हमने कंसिडर किया। हमने किसी जगह पे एस और पी का जिक्र नहीं किया, किसी जगह पे लिगेंड के पाई ऑर्बिटल का जिक्र नहीं किया। Therefore, to explain all the properties of the complexes depend on the pi ligand orbital will be outside the scope of the crystal field। अब इसको जो है फर्दर डील करेगी वो आपकी MOT है। MOT के बाद भी फर्दर जो उसके अंदर जो लिमिटेशन आएंगी उनको जो आपकी लिगेंड फील्ड थ्योरी जो है वो क्लियर करेगी। CFT does not consider the formation of pi bonding in complexes, although we can interpret the contrasting magnetic property of high and low spin outside the complexes on the basis of the position of the weak and strong field ligand in the spectrochemical field. Crystal field theory provides no explanation as to why particular ligands are placed where they are in the series। ठीक हो गया। तो ये भी लिमिटेशन है कि जैसे हमारे पास एक सीरीज आई हुई है, हमने उसको लिया हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग है वीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है क्यों वीक है वो आपकी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही प्रॉपर्ली जो है। CFT is unable to count satisfactorily for the relative length or strength of the ligand. It gives no explanation as to why water appear in the spectrochemical series as a strong ligand than hydroxyl ion. According to CFT, the bond between the metal and ligand is purely ionic. It gives no account for the partially कोवेलेंट नेचर ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड। ये बात हमने किसी जगह पे भी डिस्कस नहीं की। ठीक हो गया। इसके अलावा दस इफेक्ट डायरेक्टली डिपेंड ऑन कोवेलेंसी कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय CFT। कोवेलेंसी को भी हमने इसके अंदर किसी जगह पे डिस्कस नहीं किया। हमने जस्ट CFT के अंदर जो डिस्कस किया है तो हमने यही डिस्कस किया है कि इसके अंदर आपका डी ऑर्बिटल जो उसकी सब्सिटिंग होती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो उसके अंदर डेल्टा आपका ज्यादा है, वीक लिगेंड आएगा तो उसके अंदर आपका डेल्टा जो है वो कम है। और उसके बाद हमने कहा कि इनका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो आपका होगा या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। क्लियर हो गया। ये अब आपका था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फिर उसके बाद आगे आपकी एप्लीकेशन आ जाती है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ ले। अगर नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग जो है वो अभी ऑफ करने लगा हूँ।